हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं 5 का पंच लेकर, जिसमें 5 बड़ी और अहम खबरें होंगी। मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर चोरों और खान सर के खिलाफ कैसे हुआ तगड़ा एक्शन। 5 के पंच में बात राबड़ी आवाज पर मचे सियासी घमासान की। मैं आपको बताऊंगी भरत तिवारी केस में परिवार का बड़ा ऐलान। आखिरी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में बिहार तक पहुंची जांच के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सभी 8 आरोपियों के घर पुलिस की एक साथ छापेमारी शुरू हो गई है। 26 जून को अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अभी तक लगभग 80 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है। इस क्रम में एक बार फिर आरोपियों के घर तलाशी और परिजनों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए 8 लोगों में रमाशंकर उर्फ टीनू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें रिपोर्ट दर्ज होते ही कुछ घंटों के अंदर इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। इनमें करीब 80 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए थे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों से ट्रस्ट में बदलाव के लिए सुझाव मांगे गए हैं। 11 जुलाई को अयोध्या में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में चंपित राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मंजूरी के साथ ट्रस्ट में बदलाव पर भी फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी है। इसमें सचिव और सीईओ की नियुक्ति के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूर्व बैंक अधिकारियों, मैनेजमेंट ग्रेजुएट जैसे प्रोफेशनल्स को ही चढ़ावे की गिनती, मैनेजमेंट और हिसाब किताब का जिम्मा देने की तैयारी है। राबड़ी देवी फिलहाल 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही है। इसे खाली करने की मियाद सोमवार यानी 29 जून को खत्म हो रही है। सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के बंगला जो है वो अलॉट हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी फिलहाल वहां शिफ्ट नहीं करेंगी। लालू यादव और राबड़ी देवी अपने बेटे और नेता प्रतिपक्ष के आवास में 1 जून को शिफ्ट करेंगे। तेजस्वी को बतौर नेता प्रतिपक्ष 1 पोलो रोड के जो रोड है वहां पर बंगला मिला हुआ है। पूरा परिवार फिलहाल अभी 1 पोलो रोड के ही बंगले में रहेगा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के जो बंगला मिला है उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। वहां अभी तक 70% काम हुआ है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए 50 से ज्यादा मजदूर लगाए गए हैं। हॉल में पेंट होना बाकी है। फर्नीचर, साफ सफाई, कमरों में एसी का काम अभी बचा है। इसके साथ ही सभी गेटों को पेंट करने का भी काम बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सहायक ने भवन निर्माण विभाग को एक खत भी लिखा है। लेटर के जरिए उन्होंने 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास का चार्ज रजिस्टर और विभाग की ओर से मुहैया कराए गए सभी सामानों की लिस्ट मांगी है। खत में कहा गया है कि आवास खाली करते समय सरकारी सामानों का सही मिलान हो सके और किसी तरह का विवाद या भ्रम की स्थिति ना बने, इसलिए विभाग सामानों की पूरी लिस्ट दे। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी की तरफ से ये सूची इसलिए मांगी गई है ताकि भविष्य में उन पर यह आरोप ना लगे कि आवास खाली करते समय सरकारी सामान भी वो अपने साथ ले गए। 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले को खाली करने के लिए राबड़ी देवी को चौथा नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के जरिए राबड़ी परिवार को 29 जून को हर हाल में ये बंगला खाली करना है। ये फाइनल अल्टीमेटम है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अधूरे निर्माण कार्य के बीच लालू राबड़ी परिवार नए आवास में किस तरह शिफ्ट होते हैं और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का ये नया राजनीतिक पता किस तरह की गतिविधियों का केंद्र बनता है। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब विवाद और गहरा गया है। परिवार की तरफ से लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने सीधे तौर पर भोजपुर के एसपी और जगदीशपुर के एसडीएम पर साजिश के तहत जान लेने का आरोप लगाया है। सुमन देवी का कहना है कि परिवार को पूरा शक है कि ये कोई सामान्य पुलिस कार्रवाई या एनकाउंटर नहीं था, बल्कि पहले से प्लान की गई घटना थी। उनके मुताबिक भरत तिवारी के पास कुछ ऐसी जानकारियां और सबूत थे जिनकी जानकारी कुछ अधिकारियों को भी थी और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाया गया। परिवार ने साफ कहा है कि श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद वो इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। परिवार का कहना है कि वो कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी नए सवाल अब उठाए गए हैं।
सुमन देवी ने दावा किया है कि शुरुआत में पुलिस की तरफ से 3 गोलियां लगने की बात कही गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की जानकारी सामने आई है। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल पर भरत की मां ने 3 गोलियां चलाते हुए देखी थी, जबकि बाकी 2 गोली बाद में वाहन के अंदर मारी गई। इसी आधार पर परिवार इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित जान लेने की वारदात बता रहा है। परिवार की एक और बड़ी मांग जांच को लेकर है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। परिवार का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के जांच की दिशा तय की गई, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस बीच भरत की मां आशा देवी की तबीयत भी लगातार खराब बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि बेटे के जाने के बाद उन्होंने खाना पीना कम कर दिया है और अब सिर्फ न्याय की मांग कर रही है। परिवार ने कहा कि 30 जून को श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद अगले कुछ दिनों वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करेंगे। खानसर गोलीकांड की जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खानसर के बॉडीगार्ड तालिबर सिंह पर बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर बिहार आने और नौकरी करने का बड़ा आरोप है। जांच में यह भी दावा किया गया है कि इस हथियार का स्थानीय स्तर पर कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। पुलिस के मुताबिक तालिबर सिंह ने बिहार में हथियार के साथ नौकरी शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन, संबंधित थाने या आर्म्स मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं दी थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि दूसरे राज्य का लाइसेंसी हथियार लेकर किसी अन्य राज्य में पेशेवर सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसी पहलू की जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी दावा किया है कि खानसर के बॉडीगार्ड को अपने साथ रखा, लेकिन उसका पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में यह भी जांच का विषय है कि हायरिंग के समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या फिर नहीं। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच के दौरान बरामद हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की कानूनी जांच आगे बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के अगले चरण में खानसर से भी पूछताछ की जा सकती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि बॉडीगार्ड की नियुक्ति के समय वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया और हथियारों से जुड़े नियमों का पालन हुआ था या फिर नहीं। पुलिस मामले की जांच अभी तेजी से कर रही है। आरोपी की सत्यता का अंतिम फैसला जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नीट पेपर लीक कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले ने देश के एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब थाने पुलिस की जांच की सुई घूम फिर कर बिहार पर आकर टिक गई। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला एक पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है, जिसका नाम नीट पेपर लीक कांड में था। 2024 के नीट घोटाले के तार बिहार से जुड़े थे। नालंदा के कुख्यात संजीव मुखिया का नाम तब देश भर में गूंजा था। अब महाराष्ट्र टीईटी मामले में भी जिस तरह से बिहार और दिल्ली का कनेक्शन सामने आया, उससे लोगों को शक है कि इस खेल के पीछे भी संजीव मुखिया के नेटवर्क के ही पुराने गुर्गे एक्टिव है। जांच एजेंसियां इस बात को खंगालने में जुट गई हैं कि क्या महाराष्ट्र की टीईटी परीक्षा में सेंध लगाने वाला ये गिरोह उसी नालंदा समस्तीपुर वाले सिंडिकेट का हिस्सा है। भारत में जब भी कोई बड़ा पेपर लीक होता है तो उसका कोई ना कोई सिंडिकेट बिहार से जरूर जुड़ जाता है। 2024 के नीट यूजी घोटाले में नालंदा के संजीव मुखिया का नाम आया था। संजीव मुखिया का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो अलग अलग राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कुरियर कंपनियों तक में सेंध लगा लेता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा जो 28 जून को होनी थी, ठीक एक दिन पहले जो पेपर लीक हुआ उसके तार समस्तीपुर के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता से प्रमुखता से जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।